नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं? हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों, खासकर कामसूत्र और साहित्य के पन्नों को पलटेंगे। हम ये समझेंगे कि इन ग्रंथों में रोमांस, अंतरंगता और खासतौर पर चुंबन यानी किस की कला और उसके सौंदर्य को कितनी बारीकी से समझाया गया है। यकीन मानिए, ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर व्यवस्थित विज्ञान और कला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले इस प्राचीन काव्य पंक्ति पर गौर करते हैं। स्तनों पर लगा चंदन पूरी तरह से पूंछ गया है, होठों की लाली मिट गई है, लेकिन आंखों का काजल ज्यों का त्यों है। सुनने में ये सिर्फ एक रोमांटिक कविता लग सकती है ना? लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये एक तरह की प्राचीन फॉरेंसिक पोएट्री या कह लीजिए जासूसी काव्य है। यहां एक प्रेमी की सीक्रेट मुलाकातों का पता उनके शरीर पर छूटे निशानों से लगाया जा रहा है। मतलब प्राचीन कवि बिल्कुल एक जासूस की तरह शारीरिक सुरागों का बड़ी ही बारीकी से विश्लेषण करते थे। है ना कमाल की बात? तो आज की हमारी ये चर्चा एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प क्रम में आगे बढ़ेगी। हमारी शुरुआत होगी उस सूक्ष्म पहल से जहां बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया जाता है। इसके बाद हम उन काव्यात्मक रूपकों की बात करेंगे जो इन मुलाकातों के बाद के विजुअल्स को दर्शाते हैं। और एकदम आखिर में हम बात करेंगे उस कड़े दार्शनिक नियम की जो इस पूरी प्रक्रिया में समानता और पूर्ण सम्मान को अनिवार्य बनाता है। चलिए आते हैं अपने पहले खंड पर, पहल की कला। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन ग्रंथों में संपर्क शुरू करने के जो तरीके बताए गए हैं वे बेहद स्पेसिफिक और लगभग किसी नाटक के मंचन जैसे होते थे। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हमें समझना है वो है अभियोग। अभी अभियोग क्या है? दरअसल इसका अर्थ है वे नपे तुले तरीके, सूक्ष्म इशारे या कदम जो किसी भी रोमांटिक संपर्क की शुरुआत करने और सामने वाले का इंटरेस्ट तौलने के लिए उठाए जाते हैं। देखिए, जब सीधा संपर्क संभव ना होना, तब इसी अभियोग के जरिए धीरे धीरे पानी नापा जाता है या कह लें सीमाओं को परखा जाता है। कामसूत्र के 31वें श्लोक में इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। इसके 3 बहुत ही स्पष्ट चरण हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शरीर या पैर दबा रहा है, तो पहला कदम है बस मालिश करना। अब अगर सामने वाला कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, तो दूसरा कदम है नींद का बहाना करना। और तीसरा कदम सोते हुए जांघों पर सिर रख देना और फिर धीरे से एक चुम्बन लेना। अब आप सोचेंगे कि अगर पकड़े गए तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप पकड़े भी गए तो एक रेडीमेड बहाना मौजूद है कि अरे ये तो नींद में अनजाने में हो गया। यानी ये तरीका आपको सीधे सीधे रिजेक्शन के रिस्क से बचा लेता है। अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, काव्यात्मक साक्ष्य। अभी तक तो हमने कामसूत्र के इंस्ट्रक्शनल मैनुअल वाले पहलू को देखा, लेकिन अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि साहित्य ने इन मुलाकातों के बाद के दृश्यों को कितनी खूबसूरती से अपनी कविताओं में उकेरा है। ये जो तुलना है ना, ये सच में बहुत ही शानदार है। देखिए, एक तरफ आपका कामसूत्र है जो बिल्कुल एक गाइड बुक या मैनुअल की तरह काम करता है। मतलब शारीरिक संपर्क के लिए एकदम प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप निर्देश। और वहीं दूसरी तरफ है हमारा साहित्य या काव्य, जो घटना के बाद के शारीरिक प्रभावों का बहुत ही इमोशनल, रूपात्मक और एकदम जीवंत वर्णन करता है। अगर इसे बहुत ही सीधे शब्दों में कहूं तो कामसूत्र आपको सिखाता है कि क्या करना है, जबकि साहित्य आपको दिखाता है कि उसके बाद क्या होता है। अब साहित्य में इस सुराग को कैसे पकड़ा जाता है, इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हमें एक श्लोक में मिलता है। यहाँ एक नायिका अपनी झूठ बोलने वाली दूती यानी मैसेंजर की चोरी पकड़ती है। दूती आकर कहती है कि वो तो बस बावड़ी में नहाने गई थी, लेकिन जरा इन शारीरिक सुरागों पर गौर कीजिए। शरीर का चंदन धुल गया है, होठों की लाली पूरी तरह मिट गई है, लेकिन आंखों का काजल एकदम सुरक्षित है, सिवाय किनारों के। कवि यहाँ बड़े ही चालाकी से साबित कर रहा है कि ये किसी स्नान का नहीं बल्कि एक गहरे आलिंगन का नतीजा है। और अब आता है इस पूरी घटना का सबसे दिलचस्प हिस्सा। काजल सिर्फ किनारों से ही क्यों मिटा भाई? वो इसलिए क्योंकि कामसूत्र में बड़ी ही स्पष्टता से यह निर्देश दिया गया है कि आंखों के बीच में नहीं बल्कि केवल किनारों पर ही चुंबन किया जाना चाहिए। इससे एक बहुत बड़ी बात साबित होती है, वो ये कि प्राचीन कवि हवा में तीर नहीं चला रहे थे या सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे थे, बल्कि वे कामसूत्र के इन कड़े दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हुए ही अपनी कविताएं रच रहे थे। इसी कड़ी में महाकवि माघ का ये श्लोक अंतरंगता की एक अलग ही गहराई को हमारे सामने रखता है।
वो लिखते हैं, विरह की गर्मी से तपते लाल होठों को छोड़कर प्रेमी ने उस स्त्री की ठंडी सुंदर आंखों को चूमा। ये वर्णन हमें क्या बताता है? ये दर्शाता है कि वियोग के समय आंसुओं से तपते होठों के बजाय आंखों की शीतलता में जो आराम और सुकून मिलता है, उसे कवि ने कितनी बारीकी से ऑब्जर्व किया है। सच कहूं तो ये भावना और प्राचीन प्रोटोकॉल का एक बेजोड़ मिश्रण है। चलिए अब आते हैं खंड 3 पर, लालसा के रूपक। आपको बता दूं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इस विशिष्ट कृत्य को समझाने के लिए बहुत ही समृद्ध और गहरे रूपकों यानी कि मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है। पता है, प्राचीन साहित्य में चुंबन को कभी भी केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं माना गया। इसके लिए खास शब्द है अधरपान, यानी होठों के अमृत को पीने की एक श्रद्धेय या बहुत ही आदरणीय क्रिया। इस शब्द में और भाषा में जो सम्मान और गहराई छुपी है ना, वो हमें बताती है कि इसे उस दौर में कितनी उच्च दृष्टि से देखा जाता था। अब जरा काव्य प्रकाश से लिए गए इन रूपकों को देखिए। ये पूरे दृश्य को एकदम जीवंत कर देते हैं। कल्पना कीजिए, साफ और पुरानी लाल शराब में चांदनी का बेदाग प्रतिबिंब और सुंदर स्त्रियों के चमकते चेहरे जो बिल्कुल चंद्रमा के समान लग रहे हैं। इन ग्रंथों में बड़ा ही खूबसूरत जिक्र है कि युवक शराब पीकर तो तृप्त हो गए, लेकिन इस अधरपान की प्यास कभी नहीं बुझती। मतलब एक प्राकृतिक प्यास की तुलना इस तरह से करना वाकई कमाल है। इसी तरह हिंदी के एक कवि ने इस घटना के बाद के विजुअल को एक अलग ही रंग में रंगा है। वे कहते हैं, पान चबाने से आई बनावटी लाली तो मिट गई है और उसकी जगह होंठों पर एक अद्वितीय प्राकृतिक लाली उभर आई है। ये वर्णन बिल्कुल साफ कर देता है कि कैसे स्नेह के बाद का जो दृश्य होता है वो छिप नहीं सकता। जो कृत्रिम या बनावटी रंग है ना, वो प्राकृतिक रंग के सामने एकदम फीका पड़ जाता है और यही बदलाव अपने आप में एक अनकही कहानी बयां कर देता है। अब हम पहुंच रहे हैं अपने खंड 4 पर, पारस्परिकता का नियम। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल चरम पर आ गए हैं। तो चलिए उच्च कोटि की कविता से वापस अपने प्राचीन मैनुअल की प्रैक्टिकल दुनिया में लौटते हैं और बात करते हैं अंतरंगता के सबसे मूलभूत और दार्शनिक नियम की पूर्ण समानता की अनिवार्यता। ग्रंथों में इस नियम को सामान्य विधि कहा गया है और ध्यान रहे, ये कोई साधारण सा सुझाव या टिप नहीं है, बल्कि रोमांटिक मुलाकातों के दौरान आपसी आदान प्रदान का एक ना तोड़े जा सकने वाला बहुत ही कड़ा नियम है। सीधा सा फंडा है, जो किया जाए वही वापस मिलना चाहिए। असल में ये वो बुनियादी प्रोटोकॉल है जिस पर इस पूरी प्रक्रिया की नींव टिकी हुई है। कामसूत्र का 32वां श्लोक इसी बात को बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल सीधे सीधे हमारे सामने रखता है। श्लोक कहता है, जो किया जाए उसके बदले में ठीक वैसा ही किया जाना चाहिए। प्रहार के बदले प्रहार और चुंबन के बदले बिल्कुल उसी तरह का चुंबन। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा कड़ा नियम है जो भागीदारों के बीच एक आदर्श, बिल्कुल दर्पण या शीशे के समान आदान प्रदान को अनिवार्य बनाता है। अब ग्रंथों के अनुसार इन दोनों ही स्थितियों के परिणाम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर रिश्ते में समान पारस्परिकता है तो यह उस रिश्ते के वास्तविक रस या सार को बाहर लाती है और एक दूसरे के प्रति परम सम्मान प्रदर्शित करती है। लेकिन अगर इसी पारस्परिकता की कमी हो तो आपको बता दूं कि ग्रंथों के अनुसार इसे जानवरों के समान और अत्यंत अपमानित माना गया है, जो मिलन के पूरे उद्देश्य को ही पूरी तरह नष्ट कर देता है। यानी सम्मान की कमी का सीधा सा मतलब है पूरी तरह से विफलता। इस एकतरफा स्थिति के लिए ग्रंथ एक बहुत ही कड़ी चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति समान रूप से स्नेह वापस नहीं करता है तो शुरुआत करने वाले को ऐसा लगेगा जैसे वो किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी निर्जीव लकड़ी के खंभे के साथ संवाद कर रहा है। और जाहिर सी बात है, ऐसे में सारा आनंद वहीं समाप्त हो जाएगा। ये बात एकतरफा प्रयास की निरर्थकता को बड़ी ही बेबाकी से दर्शाती है। और अंत में हमारा ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। जरा सोचिए, पूर्ण और दर्पण समान पारस्परिकता पर यह जो प्राचीन और कठोर जोर दिया गया है, ये हमारी आज की अंतरंग सहमति और आपसी सम्मान की मॉडर्न समझ में कैसे गूंजता है। हजारों साल पहले लिखे गए इन ग्रंथों में जो समानता के नियम हैं, वो हमें वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आपसी सम्मान और पारस्परिकता की जो इंसानी ज़रूरतें हैं, वो हर युग में कितनी एक समान रही हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।